हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के अरिहंत की जो किताब है, उसमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उनको पढ़ाने की, हल करवाने की डिमांड आई थी भैया कि हल करवाना था। एक बार हमने लाइव शुरू किया था, बट कुछ सही बना नहीं, तो आज रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में लाकर आए हैं। वास्तविक संख्याओं वाला जो चैप्टर है, इसमें जो हमें मुश्किल से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए, तो उन्हीं को हल करवाएंगे। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं पे आधारित और भी प्रश्न दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित में कौन से सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जो आपस में, उनका मासा एक होना चाहिए, आपस में किसी गिनती से एक्स्ट्रा कटना नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देख पाते हैं तो भैया ये देखिए, ये जो पहली गिनती दिखाई दे रही है, 5 एकम 5, 5 छः के 20, 5 से कट जाती है। दूसरी वाली गिनती जो 6 और 13 है, ये किसी और से कटती नहीं है। लेकिन अगर आपको संदेह है तो फिर आगे भी चेक कर ले, जैसे कि 18 और 14 जो दी गई है 2 से कट जाती है, 22 और 33 आपकी 11 से कट जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान समझ चुके हैं इस प्रश्न को, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो बी वाला विकल्प है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कुछ धनात्मक पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप क्या होगा। सम संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्णांक के लिए भी आपका पहला वाला विकल्प सही है। देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ कि चेक करने का तरीका क्या रहने वाला है कि आप पी की वैल्यूज़ ले लीजिए। पी की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखें, सभी विकल्पों को चेक करते हुए जिस पे आपको हर बार सम संख्या या फिर विषम संख्या, जो भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए वो प्राप्त हो जाए, तो आप कहिए कि वही हमारा सही उत्तर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें और आपको समझाएं कि अगर आप पहले वाले विकल्प में रखेंगे वो तो सही है, वो तो हर बार आपको सम देगा ही। लेकिन आप बी वाले विकल्प पर रखना चाहें, अगर पी की जगह 1 रखें तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 गुणते 1 प्लस आपको 1 दिखाई देगा, 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा, यानी आपको विषम मिल जाएगा। सम आपको मिलने से रहा दूसरे वाले विकल्प से। और तीसरा वाला विकल्प है, अगर इसको चेक करना चाहें, तीसरे वाले विकल्प को पहले चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले विकल्प को चेक करना चाहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2p, यानी कि 2 गुणते 1 माइनस 3। तो इसमें तो काफ़ी लफड़ा हो जा रहा है, आपको -3 करने में आपको माइनस में मिल जाएगी गिनती। तो हम p गुणते 5 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं, ताकि एक बड़ी गिनती प्राप्त हो सके, और उसमें से 3 घटाते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। 8 में से 3 जाने पर कितना मिल जाएगा, 5। एक विषम संख्या मिल रही है, यहाँ पे सम नहीं मिल रही है। और ऐसे ही जब चौथे विकल्प को चेक करेंगे तब पर भी आपको सम विषम दो अलग अलग वैरायटी मिलेगी, लेकिन हर बार सम प्राप्त हो सके ऐसा कभी नहीं होगा। तो केवल और केवल आपका पहला वाला जो विकल्प है वो सही है, बाकी सब आपके विकल्प जो है गलत हैं। तो इस क्वेश्चन के हो जाने के बाद आइए चल रहे हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या देखते हैं भैया कि आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं, हालांकि संख्याएं नहीं दी गई, संख्याओं का गुणनखंड दिया गया है, यानी कि गुणनखंड करने के बाद डायरेक्ट ये घात के रूप में लिख दिया गया है। अब ऐसे में आपसे लासा पूछा जा रहा है। देखिए, लासा और मासा के लिए आपको बता दें कि मासा निकालना है तो छोटी घात उठाना होता है, और लासा निकालना है तो बड़ी घात निकालना होता है। बड़ी घात से अर्थ क्या होता है कि 2 की घातें 3 दिखाई दे रहा है, 2 की घातें 3 दिखाई दे रहा है, इसमें बराबर ही घातें हैं, तो 2 की घातें 3 पूरा ले लेंगे, ठीक है। और अगर कोई घात अंतर होता है तो हम छोटी घात लेते हैं। अब जैसे हम देखते हैं 3 और 3 एक सिंगल बार दिखाई दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 3 भी एक ही ले लेना है। और अगर हम 5 को ध्यान से देखें तो एक में 5 दिखाई दे रहा है, दूसरे में 5 नहीं है, तो हमको 5 भी ले लेना है। और अब इनको गुणा करा लेना है। देखिए, ये 5 तिहाई 15 होता है, और 2 की घातें 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो 15 और 8 का गुणा करा लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। वैसे 15 8 कितना होता है हमको याद नहीं है, तो पर 8 5 40 का 0 यहाँ से लेकर 4 कर लेते हैं, और 8 एकम 8 4 12 कर लेते हैं, तो 120 देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको सी वाला विकल्प सही हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। और बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि दिक्कतें समाप्त हो जाएँ।
अगले वाले सवाल की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या 23/2 की घात 2 गुणित 5 का दशमलव प्रसार का अंत कितने स्थानों के बाद होगा। इसमें लॉजिकली बहुत ज़्यादा लंबा समझाया जा सकता है, लेकिन आप सिंपल तरीका देखें कि आपको हर देखना है और इसमें जो घात होती हैं उन सभी घातों में से बड़ी घात देखना है। हालांकि हमको 2 और 5 के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो 2 की घात 2 दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे और 5 की घात 1 दिखाई दे रही है। जो भी बड़ी घात प्राप्त हो रही हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी घात कितनी दिखाई दे रही है, 2 की घात 2 दिखाई दे रही है, तो आप वो 2 स्थान कह देंगे। यही घात देख करके आप उत्तर बता देंगे और आपका उत्तर एकदम सही होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है ये यदि धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होंगे। तो आपको पता होगा कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटे होते हैं, भाग देने वाले से 3 से विभाजित किया जा रहा है तो 3 से छोटा तो होगा इस और लेकिन 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इन 3 से छोटी वाली गिनती अगर पकड़ते हैं तो पहले बात तो 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और 3 तो रखेंगे नहीं। तो ये जो विकल्प में दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि बी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ध्यान में धीरे धीरे रखते रखते आपको याद आ जाएगा, अगर आपको अभी तकलीफ़ हो रही है तो। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला वाला प्रश्न जो है ये आपको स्वयं को जांचो वाले सेक्शन में मिल जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है। किसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है, जबकि 3n-1 को अगर 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, ये आपको समझाना है या फिर समझना है, बताना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा विशेष बहुत टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। हम एक ट्राई कर लेते हैं कि देखो भैया n है अपने पास, इसको 9 से आपने भाग दिया, मान लेते हैं वो एक बार ही भाग गया होगा, शेषफल कितना मिल गया है 7। ऐसा हम मान करके चलते हैं। मानने के बाद आप देख पाएंगे कि अगर ये भाजक है तो 9 × 9 और 9 7 16, यानी n बराबर हम एक बार को 16 मान सकते हैं। ठीक है, इसके तहत n बराबर हम एक बार को 16 मान सकते हैं और मानने में कोई बुराई नहीं है। आप मान लेंगे तो चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे, यानी कि हमने n बराबर अभी तक हमने 16 निकाल लिया है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे 2n-1 की, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 मिल रहा है 3 से गुणा करने के बाद, और उसमें से 1 घटाना भी चाहिए, तो हमको मिल जाएगा कितना 47। अब यहाँ पे 47 जो मिल गया है उसी से सारा मामला हमारा बनने वाला है, यानी 9 से विभाजित। यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3n-1 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमको जो 47 मिल गया है इसी को 9 से विभाजित कर देंगे। लॉजिक समझ रहे हैं ना बातों को, शुरुआत कहाँ से किया और कहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पे 9 तो 81 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, कितना शेषफल दिखाई दे रहा है 5 में से 7 में से 5 गया 2, 4 में से 4 गया खत्म। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो 2 मिला है वही आपका सही जवाब है। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही सिंपल सा काम हमेशा ये करता रहेगा और आंसर देता रहेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि अगर 11 और 77 और 99 का लासा आपका एरिया है तो मासा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लासा का यूज़ करके मासा निकालने की बात कर रहा है, लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों गिनतियाँ 11 से कट रही हैं, 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 7 77 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। हालांकि 9 का गुणनखंड और हो सकता है, लेकिन 3 और 3 हो सकता है, लेकिन वो 9 3 इस 7 में से कभी मैच नहीं करेगा। इस वजह से हम यहाँ पे केवल 11 को ही हमारा जो मासा है वो डिक्लेयर कर देते हैं, कह देते हैं कि 11 हमारा मासा होगा। बिना लासा के प्रयोग के हम ये कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में हम पहुँच चुके हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। कह रहे हैं कि बताइए कि 15/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमको यहाँ पे हर का जो गुणनखंड है वो करना होगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम बता पाएंगे कि बड़ी घात क्या है और उसके आधार पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास क्या होने वाला है। तो हमारे पास 1600 है, 2 से भाग कर लेते हैं तो 800 मिल जाएगा, और फिर 2 से भाग कर लेते हैं तो 400 मिल जाएगा। आगे अभी 200 और भाग करना है तो 200 मिल जाएगा,
फिर 2 से भाग करना है तो 100 मिल जाएगा। फिर से 2 से भाग कर देते हैं 50 मिल जाएगा। फिर 2 से भाग कर देते हैं 25 मिल जाएगा। और 25 तो 5 से कटने वाली गिनती है और 2 बार में ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि घातों को हमको काउंट करना है कि कितने 2 की घातें बन रही हैं। तो हम यहाँ पे 3 और 3 6 देख पा रहे हैं और 5 को देख पा रहे हैं 2 बार है। 5 के 2 बार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस 2 के 6 बार होने से फ़र्क पड़ता है। 2 के जब 6 बार गिनती मिल गई है तो भैया हम 6 कह देंगे, 6 अंकों के बाद ये शांत होगा, यही हमारा जवाब होगा। अब चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस प्रकार से हमें करना है। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए पहली संख्या जो दिखाई दे रही है 22/7, ये भले भी पाई के बराबर होती है लेकिन फिर भी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय खोजना है तो ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। और अगर बात कर लेते हैं बी वाले विकल्प की, तो यहाँ पे कोई बार नहीं लगा है, कोई संख्या बार बार आ नहीं रही है, तो ये साधारण भिन्न है जो कि शांत दशमलव के रूप में मतलब शांत दशमलव प्रसार है और जो कि p/d के रूप में बड़े आराम से बदला जा सकता है। सी वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर बार लगा है तो पार वाली संख्याओं को हमने बटे में बदलना सीखा ही था, तो इसको भी बदला जा सकता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। और बाकी बात रही डी की, तो डी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3.1414 यहाँ पे 2 बार लिखा है, हम यहाँ पे 144 चाहते हैं और 1444 ये जो है एक आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनावर्ती होने की वजह से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, छोड़ो उस क्वेश्चन को। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का मासा 27 है, लासा 62 है, उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फार्मूला लगने वाला है वो ये वाला होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। तो वही यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे ताकि हो जाए भाई पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF होता है। अब यहाँ पे आपको दिया क्या गया है वो बड़ी बात हो जाती है। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, जब दूसरी संख्या पूछ रहा है तो HCF गुणित LCM में बटा कर देंगे हम क्या पहली संख्या से। तो हमारे पास मासा है वो तो 27 है, हम 27 ऊपर लिखेंगे और लासा जो 62 है वो भी ऊपर लिखेंगे और जो पहली संख्या एकमात्र जो 54 है वो हम नीचे लिख लेंगे और काटना शुरू करेंगे। ठीक है भैया, 3 से काटते हैं तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24 और 9 दूनी 18 कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं 62 को, 2 3 6, 2 एकम 2, 31 देखने को मिल जाएगा। तो 31 देखने को मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी वाला विकल्प है ये हमारा सही जवाब है और यहाँ पे 31 हमारा सही जवाब हो गया है। तो बस भैया इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो और जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्पफुल रहेंगे। और चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।